हेलो बच्चों। पिछले वीडियोस में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इस वीडियो में बात होने वाली है चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो आज जो शुरुआती वीडियो है वो इंट्रोडक्शन है। बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आप देखिए लिखा है कि बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के बारे में हम लगभग 2000 साल से जानते हैं, 2000 ईयर्स। बट इट was only about 200 years ago in 1820 that it was realized that they were intimately related. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में भले ही हम 2000 साल से जानते हैं, बट इनके बीच में जो लिंक है वो 200 साल पहले ही लगभग हमको मिला। During a lecture demonstration in the summer of 1822, Danish physicist Hans Christian Ørsted noticed that a current in a straight wire caused a noticeable deflection in a nearby magnetic compass needle। वो अपने एक लेक्चर के दौरान देखते हैं कि करंट कैरिंग वायर के पास रखे हुए एक मैग्नेटिक नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन होता है। He investigated this phenomena and he found that the alignment of the needle is tangential to an imaginary circle which has a straight wire at its center and has its plane perpendicular to the wire. This situation is depicted in bit 4.1 जो डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। It is noticeable when the current is large and the needle sufficiently close to the wire so that the Earth's magnetic field may be ignored। क्योंकि देखिए जब तक नीडल में करंट फ्लो नहीं हो रहा था वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने करंट फ्लो करवाया, एक सफिशिएंटली लार्ज करंट और नीडल उसके काफ़ी पास हो, तो उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंटली हाई थी कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ओवरकम करके खुद को अपनी उस डायरेक्शन में अलाइन कर ले। फिर उन्होंने पाया कि रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्सेस द ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल। द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द वायर। Iron fillings sprinkled around the wire arrange themselves in the concentric circles with the wires as shown in 4.1c। ये आयरन की फिलिंग्स अपने आप को इस तरह से उस वायर के आसपास अरेंज कर लेती हैं। ठीक है, तो ये सब एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। What was the conclusion? Ørsted concluded that the moving charges or currents produced a magnetic field in the surrounding space. Following this, there was intense experimentation। इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन का बहुत व्यापक असर हुआ, बहुत इंटेंस एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए लोगों ने। और 1820 में देखिए वो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। 1864 में लॉज ओबेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर यूनिफाइड एंड फॉर्मुलेटेड बाय जेम्स मैक्सवेल, who then realized that light was electromagnetic waves। Radio waves were discovered by Hertz and produced by J.C. Bose and G. Marconi by the end of the 19th century। A remarkable scientific and technological progress took place in the 20th century। This was due to our increased understanding of electromagnetism and the invention of devices for production, amplification, transmission and detection of EM waves। Basically 1820 के उस लेक्चर से लेके आज तक इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतनी इस पर रिसर्च हो चुकी है कि हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंड हो गए हैं। जिस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में लिंक नहीं पता था, वो एक वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आगे जा करके हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, मतलब रिवॉल्यूशनराइज कर दिया इस चीज़ ने उसको। In this chapter, we will see how magnetic field exerts forces on moving charge particle like protons, electrons and current carrying wires. We shall also learn how current produce magnetic fields. We shall see how particles can be accelerated to high energies in a cyclotron. We shall study how currents and voltages are detected by a galvanometer. And in this and subsequent chapter on magnetism, we adopt the following convention: a current or a field, electric or magnetic, emerging out of the plane of paper is depicted by a dot। कोई भी वेक्टर या करंट की डायरेक्शन अगर प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा यहाँ पे कन्वेंशन लिया गया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंट्रोडक्शन से तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है। अब देखते हैं आगे के वीडियोज़ में एक एक करके कि क्या इस चैप्टर में चीज़ें आती हैं।
तो बने रहिए हमारे साथ, और पीछे वाले वीडियोस भी जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो ज़रूर उनको देखें। और अ, सारी डिटेल, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऊपर आई आइकन है, वहाँ पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे पुराने वीडियोस के। थैंक यू।